नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और रिपोर्टर जी पर आप सुन रहे हैं आपके भरोसे और विश्वास की आवाज जो ना डरती है, जो ना हिलती है, क्योंकि ये बेबाक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जो कभी हिंदुस्तान के मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ख्वाब हुआ करता था। एक घर, चार दीवारें, एक छत और थोड़ी सी सुकून की उम्मीद। लेकिन आज वही सपना कुछ बड़े बड़े कारोबारियों के लिए कब्रिस्तान बन गया है। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर जहां कभी आसमान छूती इमारतों के साथ साथ कारोबारियों की हनक भी आसमान पर थी, लेकिन बीते कुछ सालों में आसमान जमीन पर आ गिरा है। बड़े बड़े नाम जिनके विज्ञापनों में बॉलीवुड स्टार्स नाचते थे, आज सड़क पर है। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। और हां, आंकड़े भी साथ में रखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं, हकीकत की भी है। पहला सवाल, रियल एस्टेट का सुनहरा दौर कब था? सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब रियल एस्टेट का सूरज चमक रहा था। 2000 के दशक की शुरुआत, शहरों में लोग आ रहे थे, नौकरियां बढ़ रही थी और बैंक लोन बांटे जा रहे थे जैसे कोई मिठाई बंट रही हो। 2002 से 2011 तक देश के बड़े शहरों में मकानों की कीमतें हर साल औसतन 20 से 25% की रफ्तार से बढ़ी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में तो यह उछाल 30% तक पहुंच गया। लोग सोचते थे कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ और वो दोगुना हो जाएगा। बिल्डरों ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई। फ्लैट्स बिकने से पहले ही बुक हो जाते थे। इन विज्ञापनों में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय आपको लुभाते थे, यहां निवेश करो, जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन यह सपना खरीदारों का नहीं, बिल्डरों का भी था। दूसरा मोड़, जब सपने में दरार आई, फिर आया 2016 नोटबंदी का तूफान। 8 नवंबर की वो रात जब सरकार ने कहा 500 और 1000 के नोट अब कागज हैं। रियल एस्टेट का बड़ा हिस्सा कैश पर चलता था। अचानक वो कैश गायब। बिल्डरों के पास पैसा रुक गया, प्रोजेक्ट्स अटक गए। एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के बाद देश के 9 बड़े शहरों में 7.75 लाख फ्लैट बिना बिके पड़े रहे। यह आंकड़ा दिसंबर 2019 तक का है। सोचिए, 7.75 लाख। अगर एक घर में 4 लोग भी रहें तो करीब 31 लाख लोगों के सपने अधूरे पड़े थे। लेकिन यह सिर्फ खरीदारों की कहानी नहीं थी, बिल्डर भी इस तूफान में फंस गए। उसी साल रेरा भी लागू हुआ, नियम सख्त हुए। अब हर प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी था। जो बिल्डर पहले एक फ्लैट के पैसे से दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देते थे, वो अब ऐसा नहीं कर सकते थे। सरकार ने कहा, पहले जो शुरू किया उसे पूरा करो। लेकिन पैसा कहां से आए? बैंक लोन मिलना मुश्किल हो गया। एनबीएफसी का संकट भी उसी वक्त गहराया। आईएल&एफसी जैसी कंपनियां डूब गई, जिससे बिल्डरों को कर्ज मिलता था। तीसरा झटका, कोविड, उसकी मार। फिर आया 2020, कोविड-19, लॉकडाउन, मजदूर गांव लौट गए, कंस्ट्रक्शन ठप हो गया। लोग सोच रहे थे कि घरों की कीमतें गिरेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिल्डरों ने कीमतें कम करने से मना कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट कहती है, भारत का रियल एस्टेट ऐसा होने ही नहीं देगा। कीमतें भले ना गिरे, लेकिन बिक्री रुक गई। प्रॉप टाइगर की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई सितंबर 2023 में 1,01,221 यूनिटें बिकी थी। लेकिन 2024 के उसी क्वार्टर में यह संख्या घटकर 96,544 रह गई, यानी कि 5% की गिरावट। दिल्ली एनसीआर को छोड़ दे तो बाकी 7 बड़े शहरों में बिक्री 25% तक गिरी। अहमदाबाद में 9%, बेंगलुरु में 11%, हैदराबाद में 19% और कोलकाता में 22%। लेकिन यह सिर्फ बिक्री की बात नहीं है। प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं हो रहे थे, बिल्डरों के पास पैसा नहीं था, कर्ज बढ़ता गया और फिर शुरू हुआ बड़े बड़े नामों का पतन। चौथा सवाल, कौन कौन सड़क पर आया? अब नाम लेते हैं। जेपी ग्रुप, कभी नोएडा की शान, विश टावर प्रोजेक्ट में 20,000 से ज्यादा फ्लैट का वादा किया। आज तक हजारों खरीदार सड़क पर है। कंपनी दिवालिया हो चुकी है। 2017 में एनसीएलटी में इसका केस गया। कर्ज था 30,000 करोड़ से ज्यादा। फिर आया आम्रपाली ग्रुप, 46,000 फ्लैट्स का वादा। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इसे धोखाधड़ी का साम्राज्य कहा। 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला,
कंपनी का मालिक जेल में, खरीदार आज भी भटक रहे हैं। यूनिटेक का नाम सुना होगा, 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट, 40,000 करोड़ का कर्ज। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकारी हाथों में दे दिया। यह वो कंपनी थी जो कभी देश की टॉप 5 रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार थी। और हां, सुपरटेक भी पीछे नहीं रहा। 2022 में इसका दिवालिया होना तय हुआ। नोएडा में इसके ट्विन टावर ढाए गए। कर्ज था 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये बड़े नाम थे, लेकिन छोटे मोटे बिल्डरों की भी कमर टूट गई। मुंबई के दादर में 500 परिवारों का केस याद है। 2016 में नवभारत टाइम्स ने खबर छापी थी। रीडेवलपमेंट के नाम पर घर लिए गए, बिल्डर ने किराया देना बंद किया, प्रोजेक्ट्स रुका। आज वो परिवार सड़क पर है। पांचवा सवाल, ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहली वजह, लालच। बिल्डरों ने जरूरत से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए, एक का पैसा दूसरे में डाला। जब एक अटका तो सारा ढांचा ढह गया। दूसरी वजह, नियमों की कमी। रेरा से पहले कोई सख्त कानून नहीं था। तीसरी वजह, अर्थव्यवस्था। नोटबंदी, जीएसटी, एनबीएफसी, संकट और कोविड ने मिलकर ऐसा झटका मारा कि उबरना मुश्किल हो गया। चौथी वजह, कीमतें। एनरॉक की रिपोर्ट कहती है कि 2010 से 2019 तक मकानों की कीमत हर साल 12.1% बढ़ी, लेकिन आम आदमी की कमाई उतनी नहीं बढ़ी। नतीजा, मकान बिके नहीं। आखिरी सवाल, आगे क्या? तो अब आगे क्या? रियल एस्टेट में मंदी के संकेत साफ है। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में 8 बड़े शहरों में मकानों की कीमतें 20% बढ़ी, लेकिन बिक्री घटी। लोग अब किफायती घर चाहते हैं, लेकिन बिल्डर वही पुराना खेल खेल रहे हैं। लग्जरी फ्लैट्स बनाओ, ऊंची कीमतें वसूल करो। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, रेरा लागू हुआ है। सरकार की कुछ योजनाओं के तहत किफायती हाउसिंग की बात हुई, लेकिन हकीकत जमीन पर कितनी उतरी, ये आप और हम जानते हैं। अंत में एक बात, यह कहानी सिर्फ बिल्डरों की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की भी है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक घर के सपने में लगा दी। वो आज ना सड़क के हैं, ना घर के हैं, और बड़े बड़े कारोबारी जो कभी आसमान में थे आज जमीन पर हैं। यह रियल एस्टेट की रियल कहानी है। सोचिए, क्या सिर्फ कारोबारियों का पतन हुआ या हमारे सिस्टम की नाकामी? जवाब आप पर छोड़ता हूं। नमस्कार।